मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप में कुछ और टॉपिक्स की। जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है यानी कि फर्म के सभी साझेदारों में संबंध समाप्त हो जाते हैं, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है सभी साझेदारों के बीच में, तो उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आफ्टर डिसोल्यूशन। यानी डिसोल्यूशन के बाद अब उनका थर्ड पार्टी के प्रति क्या दायित्व रहेगा। देखिए, जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो एकदम उनकी लायबिलिटी थर्ड पार्टी के प्रति ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि डिसोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है। और दूसरी बात, जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं उनकी लायबिलिटीज़ पे करने में भी टाइम लगेगा। तो जब तक आपने थर्ड पार्टी का पेमेंट पूरा कर नहीं दिया है, यानी आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं किया है और लोन्स का पेमेंट नहीं किया है, तब तक आप डिसोल्यूशन बेशक हो चुका है, लेकिन आपकी ज़िम्मेवारी उन लोगों के प्रति तो तब तक रहेगी ना जब तक आप उनका निपटारा नहीं कर देते। ठीक है, तो डिसोल्यूशन होने के बाद लेकिन फाइनल सेटलमेंट से पहले, फाइनल सेटलमेंट का मतलब जब आपने सबका लेना देना कर लिया, सबका निपटारा कर लिया, तो उससे पहले आपका ये फ़र्ज़ बनता है, फ़र्ज़ ना, ये आपकी लायबिलिटी है, बल्कि इट्स नॉट योर ड्यूटी, इट्स योर लायबिलिटी, कि आप थर्ड पार्टी के प्रति जो है आपकी कुछ जो उनका पेमेंट्स हैं वो टाइम पर पे करें। ठीक है, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो पहले ही अलग हो चुके हैं। मान लीजिए डिसोल्यूशन से पहले ही कोई पार्टनर अलग जा चुका है, ठीक है, या कोई पार्टनर की डेथ हो चुकी है, ठीक है, या कोई ऐसा पार्टनर भी होता है जो इनएक्टिव पार्टनर होता है, जिसे स्लीपिंग पार्टनर हम कहेंगे, और जिसको जो है थर्ड पार्टी जानती ही नहीं है, यानी जो इनएक्टिव है, जो लोगों की नज़रों में पार्टनर है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिसोल्यूशन के बाद वो एकदम फ्री माने जाते हैं, लेकिन बाकी के पार्टनर्स फ्री नहीं माने जाएंगे जब तक थर्ड पार्टी का पूरा निपटारा या उनका जो भी ड्यूज़ क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है, उसके लिए वे एक अनाउंसमेंट करते हैं डिसोल्यूशन के बाद। ऑब्वियसली जब सब कुछ हो जाता है, डिसोल्यूशन करने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है, पब्लिक नोटिस दिया जाता है। ठीक है, और ये एक प्रोसीजर होता है पब्लिक नोटिस देने का, जिससे आम आदमी को या पब्लिक को ये बताना होता है कि फर्म जो है डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, तो फाइनल सेटलमेंट से यानी एक तरह से आपने पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया, डिसोल्यूशन ज़रूर हो चुका है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली उससे पहले आपका ये ड्यूटी थर्ड पार्टी के प्रति रहेगी कि आप उनका पेमेंट कर दें। ठीक है, ओके जी। और ये जो पब्लिक नोटिस है वो कोई भी पार्टनर दे सकता है, सभी पार्टनर के बिहाफ पर। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो पार्टनर्स की राइट्स क्या हैं डिसोल्यूशन के बाद। सबसे पहला जो उनका अधिकार है वो है कि अब देखा जाए तो बात फिर वही आ जाती है कि जब डिसोल्यूशन हो चुका है तो पार्टनर रहे ही नहीं ना, अब तो रिलेशन ख़त्म हो गया, तो अभी भी उनके क्या राइट्स बचते हैं। तो राइट्स तो इस जैसे लाइबिलिटीज़ बच रही थी डिसोल्यूशन के बाद जब तक निपटारा नहीं हुआ था, ऐसे ही जब तक पार्टनर्स का मामला सेट नहीं होता है, जब तक उनका लेना देना क्लियर नहीं होता है, तब तक उनके भी कुछ राइट्स रहते हैं। राइट, तो वो क्या राइट्स हैं वो देखते हैं। राइट्स टू हैव द बिजनेस वोन्ड अप, तो पहला तो राइट यही है कि डिसोल्यूशन हो गया है, तो इसका मतलब अब सारी फर्म के एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटीज़ को पे करना, तो ये सारी प्रोसीडिंग करवाने का उनका अधिकार है, और फर्म के एसेट्स को फर्म की लाइबिलिटीज़ के लिए ही यूज़ किया जाएगा डिसोल्यूशन के समय। वैसे तो हमेशा ही ऐसे होता है कि फर्म के एसेट्स को फर्म के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और डिसोल्यूशन के समय फर्म के एसेट्स को बेच दिया जाता है। तो ये एक अधिकार है पार्टनर्स के पास। उन एसेट्स को बेचकर क्या करेंगे, हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे और अपने सारी लाइबिलिटीज़ को, जो फर्म की लाइबिलिटीज़ है, उनका निपटारा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई पैसा बच जाता है देन वी विल डिवाइड द रिमेनिंग बैलेंस, जो कि एसेट्स की सेल से हमें मिला है, अमॉन्ग देमसेल्व्स, वो आपस में बांट लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर जो भी डिसाइडेड शेयर है उसके प्रोपोर्शनेटली, या फिर इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेटली, जैसा उनके बीच में एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो पार्टनर का राइट है इसे हम लियन ऑफ पार्टनर भी कहते हैं। लियन का मतलब समझते हैं ग्रहणा अधिकार, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में बेलमेंट और प्लेज के अधीन पढ़ चुके हैं, उसमें आपको पता लगा कि लियन का मतलब क्या होता है। सेकेंड नंबर पे आता है राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म सेटल्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसका मतलब समझिए, जैसा अभी मैंने बताया कि फर्म के डेट्स को, फर्म के लोन्स को फर्म की ही एसेट से पहले पूरा किया जाएगा। जाहिर सी बात है, फर्म की एसेट्स का इस्तेमाल सबसे पहले उनको बेचकर और फर्म की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है,
और अब हम इस पॉइंट को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लीजिए दो तरह के डेट्स हैं, एक फर्म के डेट्स हैं और एक आपके इंडिविजुअल डेट्स हैं। यानी पार्टनर्स के अपने पर्सनल कोई लोन भी तो हो सकते हैं ना, और फर्म के लोन भी होंगे। तो पहले फर्म की एसेट्स का इस्तेमाल फर्म के लोन के लिए और फिर उसका इस्तेमाल अपने अपने रेशो में पार्टनर अपनी पर्सनल लायबिलिटीज़ को भी पे करने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का हिस्सा जो बचा हुआ है वो तो उन्हीं का ही है। अगर मैं अब इसका वाइस वर्सा ले लूँ, जिस तरीके से फ़र्म की लायबिलिटीज़ अलग हैं और पर्सनल लायबिलिटीज़ अलग है ना, किसकी, पार्टनर्स की, सिमिलरली पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी अलग हैं और पर्सनल लायबिलिटीज़ तो है ही हैं, और फर्म की भी लायबिलिटीज़ हैं। तो जो पर्सनल एसेट्स हैं फर्म की, जो पर्सनल एसेट्स हैं पार्टनर की, उसका इस्तेमाल सबसे पहले पर्सनल लायबिलिटीज़ के लिए, एंड फिर अगर उसमें कुछ बचता है तो उसका इस्तेमाल फर्म के डेट्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, और इसको हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कैसे? फर्म के डेट्स का, फर्म के एसेट्स का इस्तेमाल फर्म के डेट्स के लिए और पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल पर्सनल डेट्स के लिए, एंड फिर कुछ बचता है तो फिर हम दूसरे को दे सकते हैं, मतलब फर्म पार्टनर्स को दे सकती है रिमेनिंग बैलेंस। इसी तरह से पार्टनर जो है फर्म के डेट्स के लिए भी अपने पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल करने दे सकते हैं, अगर वो फ्री एसेट्स हैं, यानी कि उन्होंने अपने पर्सनल लोन सारे पे कर दिए हैं। तो थर्ड नंबर पे आ रहा है राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम और प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। कई बार क्या होता है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, पार्टनर बनता है, या जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, तब उन लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि पार्टनरशिप इतने समय के लिए चलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी समय से पहले अगर डिसोल्यूशन हो जाए और वो उतने समय तक पार्टनरशिप ना चले, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर जो है एक प्रीमियम देते हैं, एक अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जिसे आप कह सकते हो वो देते हैं फर्म को, और वो इसलिए होती है कि प्री मेच्योर डिसोल्यूशन के समय अगर प्री मेच्योर हुआ तो हम ये प्रीमियम जो है उनको वापस करेंगे। ठीक है, तो जो प्रीमियम पार्टनर्स ने एडमिशन के समय दिया था उसकी वापसी तब की जाएगी अगर पार्टनरशिप टाइम से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो। लेकिन दो बातें ध्यान में रखना, अगर ये डिसोल्यूशन उसी पार्टनर की अपनी गलतियों और अपने मिसबिहेव की वजह से हुआ है, और दूसरा अगर पहले से एग्रीमेंट है कि भाई हम इस तरीके का कोई भी प्रीमियम रिटर्न नहीं करेंगे, आ गया तो आ गया, रिटर्न नहीं करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी बात नहीं है तो हम प्री मैच्योर यानी कि टाइम से पहले जो डिसोल्यूशन हुआ है उस समय पर पार्टनर्स का प्रीमियम अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट वापस करेंगे। ठीक है, लेकिन उस पार्टनर को बिल्कुल नहीं करेंगे जिसके मिसकंडक्ट की वजह से या उसकी वजह से अगर डिसोल्यूशन हुआ है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है राइट व्हेन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिजाइनेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जैसा अभी भी डिस्कस हुआ था कि अगर पार्टनरशिप किसी व्यक्ति, किसी पार्टनर के मिसबिहेव, फ्रॉड की वजह से हुआ है, तो इन दैट केस ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरे पार्टनर हैं जिन्होंने बेचारों ने कोई गलती नहीं किया लेकिन डिसॉल्व हो गई है फर्म, वो ना चाहते हुए भी डिसॉल्व हो गई, तो उन पार्टनर्स को फर्म की सरप्लस एसेट्स पर, सरप्लस का मतलब होता है कि सारी लायबिलिटीज़ पे करने के बाद जो एसेट्स बचती हैं उन्हें हम सरप्लस एसेट कहेंगे। तो उस सरप्लस एसेट पर सबसे पहला अधिकार किसका होगा? उन बाकी के पार्टनर्स का होगा जिन्होंने कोई भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। ठीक है, तो याद रखिए, एक उनके पास ये अधिकार हो गया क्योंकि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन जिसने किया है उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। फिर है राइट ऑफ सबरोगेशंस। उसका मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर रिमेनिंग है, जो ठीक थे, जिन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की थी, उन्होंने फ़र्म के क्रेडिटर्स को पे कर दिया है अपनी जेब से, क्योंकि कई बार इस तरीके की जब सिचुएशन आ जाती है तो क्रेडिटर्स बड़े हाइपर हो जाते हैं और वो फटाफट फ़र्म से लोन अपने वापस मांगने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि पार्टनर गड़बड़ कर रहे हैं तो कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। इन दैट केस जो है, अब जिसने फ्रॉड किया है पार्टनर ने, राइट, वो तो क्यों देगा क्रेडिटर को पैसा, लेकिन जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो फर्म की रेपुटेशन बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा दे के एक तरीके से फर्म को बचा लेते हैं। तो ऑब्वियसली अब जब उन्होंने फर्म के क्रेडिटर को पे कर दिया तो अब फर्म के लिए उनकी जो स्थिति है वो पार्टनर के साथ साथ एक क्रेडिटर की भी हो गई ना, राइट।
अब एक क्रेडिटर की भी होगी, तो फर्म जब अपने लाइबिलिटीज़ को पे करेगी, जो भी उसके पास बचा होगा, तो उसमें पार्टनर्स जिन्होंने क्रेडिटर को जेब से पैसा दिया है उनको भी क्रेडिटर की तरह ट्रीट करके पहले उनका पैसा भी देगी, बाद में वो पार्टनर का इन्वेस्टमेंट वापस होगा एंड प्रॉफिट वापस होगा। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। तो फ्रॉडुलेंट पार्टनर की वजह से बाकी के पार्टनर को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति यानी कि उसको इंडेमनीफाई कराने का अधिकार भी किस पार्टनर का है, जिनके साथ इस तरह की कोई परेशानी हुई है। ठीक है। तो ये हो गए 3 अधिकार किस पार्टनर के, उस पार्टनर के जिसने कोई भी गड़बड़ नहीं की है, जो बिल्कुल इनोसेंट है, जो ईमानदार है और जो अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, उसको ये अधिकार बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बल्कि ये सारे अधिकार उसके अगेंस्ट है एक तरह से, मतलब ये उसके ऑपोजिट दूसरे पार्टनर को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है राइट टू रीस्ट्रेन फ्रॉम यूज़ ऑफ फर्म्स नेम और प्रॉपर्टी। इसमें ये कहा गया है कि जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता, यानी डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका निपटारा रातों रात हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा कि जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता तो किसी भी पार्टनर को फर्म्स के नाम का, फर्म की संपत्तियों का अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने और किसी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। हाँ, फाइनल सेटलमेंट के बाद जो पार्टनर्स हैं वो अपना जो है क्या कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं, चाहे वो फर्म से मिलता जुलता क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ठीक है। तो इसके लिए वो लोग एक एक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, तो ये क्लियर कट पहले ही बातें क्लियर कर ली जाती हैं कि हम कल को डिज़ोल्व जब फर्म होगी तो हम इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है। ओके जी। जब तक फर्म का कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं होता ना, तब तक ये रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद तो सब पार्टनर्स फ्री हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप सारे पार्टनर आपस में मिलजुल कर इस तरीके के एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि भाई हम 2 महीने या 2 साल या 1 साल या 6 महीने तक फर्म से मिलता जुलता बिजनेस पर्टिकुलर टेरिटरी में, पर्टिकुलर एरिया में नहीं करेंगे, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए सबको और सब अपने अपने तरीके से सेटलमेंट कर लें और उसके बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, अभी आपने इस टॉपिक में क्या समझा, इसमें आपने ये समझा कि हमारे पार्टनर्स के फर्म के डिसोल्यूशन के बाद क्या अधिकार हैं और थर्ड पार्टी के प्रति उनकी क्या लायबिलिटीज़ हैं। अब आ रहा है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। इसमें थर्ड पार्टी के प्रति भी हो गया, इसमें फर्म के प्रति भी हो गया, सब तरह की लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि पार्टनर का जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है, आपने पब्लिक नोटिस तो दे दिया है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक नोटिस देना ही है। बिना उसके तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना, तो सारे पार्टनर अभी भी जिम्मेदार रहेंगे जब तक प्रॉपरली नोटिस नहीं दिया जाता। नोटिस देने का मतलब ही तो यही होता है ना कि आपका फर्म डिसॉल्व हो गया। जब नोटिस ही नहीं दोगे तो किसी को कैसे पता लगेगा कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है। तो आपका लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी जब तक डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस मिल नहीं जाता या लोगों को पता नहीं लग जाता। ठीक है। लेकिन वही बात फिर दोबारा आ गई कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, जो पार्टनर स्लीपिंग है और जो पार्टनर की डेथ हो गई है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोटिस दो या नहीं दो, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी डिसोल्यूशन के बाद, चाहे नोटिस दो चाहे नहीं दो। लेकिन जो बाकी के पार्टनर है ना, उनका लायबिलिटी तब तक रहेगी जब तक कि नोटिस नहीं मिल जाता। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर डिसोल्यूशन। अब कहता है कंटिन्यूइंग लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर डिसोल्यूशन। तो कंटिन्यूइंग लायबिलिटीज़ में वो कह रहा है कि ठीक है, ये तो हमने कह दिया, लेकिन कुछ लायबिलिटी ऐसी भी हैं, वैसे तो हम ये कहते हैं ना कि डिसोल्यूशन हो गया जी, बात ख़त्म हो गई, फर्म ख़त्म हो गई, सब अपने अपने घर, ऐसा नहीं है। अब जब तक डिसोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तो डिसोल्यूशन के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, आपको लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है, एसेट्स को बेचना है, पे करना है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वो सारी एक्टिविटीज़ तो आप करोगे ना, डिसोल्यूशन के बाद भी करोगे। ठीक है। और वो सारे ट्रांजेक्शन्स करोगे जो कि डिसोल्यूशन के समय, मान लीजिए आपने 2 महीने पहले कोई डील साइन की है,
किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, और 2 महीने में डिसोल्यूशन हो गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में अभी 2 महीने और हैं, तो जब तक भैया वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक डिसोल्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप उस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल बीच में ब्रेक नहीं कर सकते ना। आपने उस व्यक्ति से जब डील की है तो उसमें 4 महीने का समय है, आप 2 महीने के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो नुकसान तो उस थर्ड पार्टी का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप वो सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे जो कि इनकम्प्लीट हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। ओके, एक तो ये बात हो गई कि ये काम आप कर सकते हो डिसोल्यूशन के बाद भी। दूसरी बात, लायबिलिटी फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन का फाइनल सेटलमेंट होने से पहले अगर किसी भी पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट किसी और बिजनेस में पाया गया या फिर उसने फर्म की एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया या फर्म के नाम का इस्तेमाल करते हुए, तो उस पर फर्म का अधिकार होगा, उसका अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक रूल होता है कि फर्म का पार्टनर जो है वो फर्म से छुपा कर कोई भी काम इस तरीके के नहीं कर सकता, ना ही कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो जो भी पर्सनल प्रॉफिट अर्न करेगा वो किसके कहलाएंगे? फर्म के कहलाएंगे। तो जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाएगा तब तक उसको ये ऐसा कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो ये उसकी लायबिलिटी है कि अगर वो कैसा प्रॉफिट अर्न करता है तो वो फर्म को दे या उसका हिसाब किताब दे। थर्ड है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये पॉइंट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर था जिसका नाम ही यही था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी चैप्टर का नाम था वॉइड एग्रीमेंट्स, और उसके कुछ टाइप्स थे जिसमें एक ये टाइप था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। आई थिंक आपको याद अच्छे से आ गया होगा। तो अब व्यापार में रुकावट का मतलब होता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि फ़र्म के पार्टनर फ़र्म के डिसोल्यूशन के बाद फ़र्म से नाम का फ़र्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या फ़र्म से मिलता जुलता कोई काम नहीं कर सकते, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी आप उनको कह सकते हो कि भैया ये काम तो आप कर ही नहीं सकते, ये व्यापार तो आप कर ही नहीं सकते। क्यों? आप फर्म के पार्टनर थे भैया, वो तो पहले थे ना, जब डिज़ोल्व हो गई फ़र्म, सबका निपटारा हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड तक आप मना कर सकते हो, लेकिन सारी ज़िंदगी का आप कोई ठेका नहीं ले सकते, किसी को रोक नहीं सकते आप। तो व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव कर तो रहे हो कि भाई सभी पार्टनर जो हैं 2 महीने 3 महीने तक सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। या आप ऐसे पर्सन के साथ भी करते हो जब कोई पर्सन रिटायर होकर जा रहा होता है, लेकिन तब फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता ना। अब हम जो बात कर रहे हैं वो डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन के बाद क्या फर्म के पार्टनर अपना कोई बिज़नेस कर सकते हैं अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट पहले से नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत उनको एक स्पेसिफिक टाइम तक स्पेसिफिक एरिया में काम करने का अधिकार नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट अगर किया गया है तो वैलिड है, वो वॉइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सभी पार्टनर के फ़ायदे के लिए है। इसलिए गुडविल ऑन डिसोल्यूशन। अब गुडविल का क्या सीन रहेगा? डिसोल्यूशन के समय जब सारी एसेट्स बेची जाती हैं तो गुडविल भी सेल होती है। अब गुडविल को आप बाकी के एसेट्स के साथ भी सेल कर सकते हो या एसेट्स के बगैर भी सेल कर सकते हो। कोई पार्टनर अगर गुडविल को ख़रीद लेता है तो वो उसकी एसेट मानी जाती है। तो पार्टनर जब गुडविल खरीद लेता है तो फिर तो वो फर्म जैसा सेम बिज़नेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है फर्म की गुडविल को इस तरीके से बेचा जाता है, या तो बाकी के एसेट्स के साथ या अलग से। ये तो था टॉपिक हमारा लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। अब कहता है कि जी हो गया डिसोल्यूशन, अब आप ये बताइए कि सारी चीज़ों का निपटारा कैसे करेंगे, हाउ वी कैन सेटल आवर अकाउंट्स, हाउ वी कैन रिपे आवर लाइबिलिटीज़, आवर पार्टनर्स लोन्स वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है। और डिसोल्यूशन के बाद आप लोगों ने अकाउंट्स में भी देखा होगा, पार्टनरशिप अगर कर चुके हैं तो आप देखोगे कि आप उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, राइट, जिसमें सारी एसेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है, बस ये उसका थ्योरी पोर्शन है, वहाँ आप प्रैक्टिकली करते हैं। सो फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, सारी फर्म की एसेट्स को बेचा जाता है एक एक करके या इकट्ठा, और उसमें से कुछ एसेट्स जो है फर्म के पार्टनर चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं पैसा देकर। और लाइबिलिटी भी ऐसे लाइबिलिटी का क्या करते हैं, जब एसेट्स बिक जाती हैं तो उस पैसे में सबसे पहले
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइबिलिटी पे करेंगे। आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आप लाइबिलिटी पे करेंगे, टू पे ऑफ क्रेडिटर्स आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप फर्म के पार्टनर्स का देखेंगे कि पार्टनर ने कोई लोन तो नहीं दिया हुआ फर्म को, तो फिर उसके बाद लोन पे करेंगे। फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट, जो फर्म के पार्टनर ने कैपिटल लगाई है कहाँ, फर्म के अंदर, फिर उनका कैपिटल का पोर्शन माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या देंगे उनको, फिर हम देंगे, अगर कोई अभी भी पैसा बच गया है तो फिर हम उनको उनके पर्टिकुलर रेशियो में वो पैसा दे देंगे, तब हमारा फाइनली डिसोल्यूशन होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइनल अकाउंट तैयार किए जाएंगे, फर्म की एसेट्स का रियलाइजेशन होगा और जो है बेची जाएंगी, उसके बाद जो है लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी। ठीक है, इससे भी पहले एक पॉइंट ये था जो रह गया हमारा, सबसे पहले देखते हैं फर्म के लॉस। अगर कोई फर्म का लॉस है तो फर्म के ही प्रॉफिट्स में से पूरा करेंगे, एंड प्रॉफिट में से पूरा नहीं करते तो फिर प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, मान लो फर्म को लॉस में ही चल रही है, तो फर्म के अंदर पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब कैपिटल, फिर कैपिटल से लॉस को कवर किया जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ गुंजाइश रह गई है तो फिर फर्म के पार्टनर अपने अपने घरों से वही उतना पैसा लेकर आएंगे जितना पैसा फर्म के लोन को देने के लिए ज़रूरी है। पहला पॉइंट हो गया कि अगर फर्म लॉस में चल रही है तो, और अगर फर्म लॉस में नहीं चल रही है, प्रॉफिट ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट तो हैं ही हमारे पास, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपनी सारी एसेट्स को बेचेंगे एंड देन वो जो मैंने आपको सिस्टम बताया उस तरीके से पे करेंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट पे, और आप ये देखना कि जितने पॉइंट्स अब आएंगे ना, ये सब के सब आपने अभी राइट्स और लाइबिलिटीज़ में कवर किए हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फ़र्म की एसेट्स का इस्तेमाल फ़र्म के लोन के लिए, और फिर कुछ बच जाता है तो पार्टनर के पर्सनल लोन के लिए दे सकते हैं। सिमिलरली अगर इंडिविजुअल एसेट्स हैं, यानी पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो उनके पर्सनल लोन के लिए, फिर कुछ बच जाता है तो फ़र्म के लोन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। ये था पॉइंट नंबर 3 जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ रहा है क्या, वही बात आपके सीक्रेट प्रॉफिट्स की, पर्सनल प्रॉफिट्स की। ये फाइनल सेटलमेंट से पहले अगर पार्टनर कोई भी पर्सनल प्रॉफिट इस तरीके का कमा लेता है जो नहीं कमाना चाहिए था, और अगर चलो है ले लिया, तो वो उसके ऊपर अधिकार किसका है, फर्म का है, क्योंकि सीक्रेट प्रॉफिट्स कमाने का उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये भी आ चुका है पहले पॉइंट। 5th पे आ जाओ। 5th पॉइंट पे कहता है वही प्रीमियम वाला एपिसोड, कि अगर आपने एडमिशन के टाइम पे फ़र्म को कोई प्रीमियम या सिक्योरिटी का अमाउंट दिया था और एग्रीमेंट हुआ था कि अगर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन होगा तो ये प्रीमियम हम वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, या फिर ये डिसोल्यूशन उसी पार्टनर जो पार्टनर प्रीमियम दे चुका है, लेकिन उसी के फ्रॉड की वजह से ये डिसोल्यूशन हो रहा है, तो कम से कम उस पार्टनर को तो प्रीमियम वापस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसी ने गड़बड़ करी है, तो उसको कैसे मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आ चुका है पहले। ठीक है, अब 6th पे आ जाओ। 6th पे फिर वही वाली बात कि अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है, गड़बड़ करी है, तो जो बाकी के पार्टनर्स थे उनका सरप्लस एसेट्स पर राइट, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले तो किया है, आप देखो ज़रा, ये 3 थे, यही चीज़ वहाँ पर दोहरा रहा है। बस यहाँ ये जो राइट्स है ना, वो यहाँ पर सेटलमेंट का भी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सारा आपने पॉइंट वही ऐसे के ऐसे रिपीट करना है, बल्कि वहाँ तो 3 थे, यहाँ 2 लिखे हुए हैं, आप यहाँ तीनों भी लिख सकते हो। फिर आ गया 7th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या कह रहा है, हाँ वही वाला पॉइंट, क्या कि फ़र्म का नेम और फ़र्म की प्रॉपर्टी को डिसोल्यूशन का फाइनल सेटलमेंट्स होने से पहले आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये डिसोल्यूशन का फाइनल सेटलमेंट होने के बाद ही पार्टनर्स को अपना बिज़नेस करने का अधिकार है, चाहे वो फ़र्म के बिज़नेस से मिलता जुलता भी क्यों ना हो।
8 पॉइंट आ रहा है लास्ट पॉइंट कि आप किसी डिबार्ट कर देना फ्रॉम डूइंग अ बिज़नेस सिमिलर। ये तो वही चीज़ हो गई, वापस वो पता नहीं क्यों दे रहा है। यहाँ तो था फर्म का नेम और प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पर कुछ समय तक स्पेसिफिक पीरियड तक स्पेसिफिक बिजनेस नहीं करने का अधिकार है पार्टनर्स को। तो ये हो गया फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट के में ये चीज़ें भी आ रही हैं, और जो है उनका निपटारा कैसे करना वो भी आ रहा है। तो इस टॉपिक में आपने ये सारी चीज़ें कवर की कि लायबिलिटीज़ क्या हैं और डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है, वो आप पहले ही देख चुके हैं, क्या राइट्स हैं क्या लायबिलिटीज़। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।